हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके में। दोस्तों, आज हम समर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ के इतिहास में समर सिंह, राव रतन सिंह और राणा हमीर के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, समर सिंह के पुत्र कुंभकर्ण और रतन सिंह था। रतन सिंह जो छोटा पुत्र था समर सिंह का, जो उत्तराधिकारी बना, छोटा पुत्र था, इसीलिए उसको उत्तराधिकार क्यों बनाया कि इसकी माता के सपोर्ट के कारण इसको उत्तराधिकार बनेंगे। लेकिन बड़ा पुत्र कुंभकर्ण को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, फिर भी वो नेपाल जाकर गोइल वंश की स्थापना करता है। गोइल वंश की स्थापना नेपाल में करता है कुंभकर्ण। उसके बाद में दोस्तों, जब उत्तराधिकारी रतन सिंह, रावल रतन सिंह 1302 से 1303 तक इन्होंने शासन किया, तो फिर रावल रतन सिंह के दरबारी विद्वान था राघव सेतन, जो तांत्रिक था, यानी तांत्रिक विद्याओं में वो निपुण था। और दोस्तों, फिर मेवाड़ में रावल रतन सिंह के पास में हीरामन नाम का तोता था। तो फिर ये हीरामन तोता है जो पद्मनी का था, ये यहाँ पर आता है और राघव सेतन के पास में इसका पद्मनी के बखान करता है। फिर राघव सेतन उसकी भाषा बहुत समझता था, इसीलिए मेवाड़ के राव रतन सिंह के पास में जाते हैं और वहाँ बताते कि पद्मनी ऐसी रानी है जो बहुत ही सुंदर है, उसके बारे में बखान करता है। फिर मेवाड़ का राजा इधर गंधर्व सेन की पत्नी संपावती और पुत्री पद्मनी सिंहलदीप श्रीलंका में हैं, तो वहाँ पर जाते हैं रावल रतन सिंह, जो कि एक ऐसे नौकर का वेश ही करके वहाँ जाते हैं देखने के लिए कि हकीकत बात है यहाँ फिर नहीं। तो फिर वहाँ जाते हैं और देखते हैं तो हकीकत मिलती है और हीरामन तोता को जो बातें की थी वो सभी उस रानी में मिलती है। फिर दोस्तों, राव रतन सिंह को उससे शादी करनी थी, गंधर्व सेन से बात की और गंधर्व सेन ने भी हाँ भर ली, क्योंकि एक हमारी की पुत्री के लिए एक राजा भी नौकर का वेश करके हमारे घर आ सकता है, तो हम हमारी पुत्री को शान से इसके साथ में शादी करेंगे। फिर पद्मनी मेवाड़ 1600 महिलाओं के साथ, गोरा और बादल के साथ मेवाड़ आ जाती है, शादी कर लेते हैं और मेवाड़ में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, राघव सेतन और इधर है दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, और इधर है राव रतन सिंह गोरा बादल जो सेनापति बन गए और पत्नी रानी पद्मनी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो फिर क्या होता है कि राघव सेतन ने रानी पद्मनी पर उनकी बुरी नज़र से देखता था, इसीलिए कुछ सैनिकों के कारण फिर उन्होंने राघव सेतन को देश छोड़ने का आदेश दे दिया रावल रतन सिंह ने। फिर रावल रतन सिंह ने राघव सेतन को देश छोड़ने का आदेश दिया और राघव सेतन जब ऐसी स्थिति में वहाँ पर रावल रतन सिंह पर गुस्सा आता है उनको, और वो चला जाता है दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास में। फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है और वो पद्मनी के वहाँ बखान करता है कि पद्मनी ऐसी रानी है जो राव रतन सिंह के पास में है, और ऐसी ऐसी बातें बताता है कि मुझे देश निकाला दे दिया, ऐसा ऐसा बोलता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से सेना लेकर रवाना हो जाता है 28 जनवरी 1303 में। वहाँ से आक्रमण के लिए यहाँ से सेना लेके वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर चित्तौड़गढ़ आ जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों ऐसा था कि वहाँ पर बहुत महीनों तक, यानी लगभग 6 महीनों के आसपास यहाँ पर रहना पड़ा था। फिर मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार एके ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण पद्मनी को पाने के लिए किया था। ये बिल्कुल सत्य है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा है। उसके बाद में गिरी प्लस एरन श्रेणी का दुर्ग था, यानी पहाड़ों पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग था। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है रावल रतन सिंह, गोरा बादल और पद्मनी, और बाहर घेरा दिया हुआ एके ने 1296 से 1216। इन्होंने फिर 28 जनवरी 1303 में यहाँ पर आके आक्रमण रवाना हो गए और यहाँ पर डेरा दे दिया, आगे दुर्ग के पूरा घेरा मंडा लिया। फिर उसके बाद में एके ने बोला कि अब कुछ हम जीत तो नहीं सकते, दुर्ग बहुत ही बड़ा है और अंदर जा नहीं सकते, और फिर इस एके ने अपनी दिमाग से काम किया और रतन सिंह को इसने एक संदेश भेजा कि हम
एक संधि के तहत यहाँ से चले जाएंगे कि पद्मनी का यदि आप परछाई एक शीशा के द्वारा हमें बताओगे तो हम देख के चले जाएंगे, हम आक्रमण नहीं करेंगे। फिर रावल रतन सिंह इस बात को मान लेते हैं और एक शीशा मंगवाते हैं और परछाई पद्मनी की वहां दिखवाते हैं। जब परछाई देखता है तो फिर एके अलाउद्दीन खिलजी परछाई देखते ही वो अचंभित हो गया और फिर रतन सिंह को बंधक बना के वो ले गया। फिर क्या होता है कि अंदर रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी और गोरा बादल थे। फिर उन एके ने वो शर्त लगा दी कि अब पद्मनी जब आएगी तभी रावल रतन सिंह को वहां से रिहा करेंगे। और दोस्तों, इसने 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली, यानी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर दी 26 अगस्त 1303 में। और कब रवाना हुआ था? 28 जनवरी 1303 को, और 26 अगस्त को इसने यहाँ पर विजय प्राप्त की। आगे क्या होता है देखो। रावल रतन सिंह 1302 से 1303, यानी रावल रतन सिंह का दरबारी विद्वान राघव चेतन था और रानी पद्मनी सिंहलदीप श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन व संपावती की पुत्री थी। पद्मनी की सुंदरता का बखान हीरामन जाति का तोता करता था और पद्मनी वह रतन सिंह के विवाह के पश्चात गोरा बादल वह 1600 महिलाओं पद्मनी के साथ मेवाड़ आई। यानी पहले रानी के साथ में जो महिलाएं आती थी तो 1600 महिलाएं आई थी मेवाड़। उसके बाद में राघव सेतन को रतन सिंह ने मेवाड़ छोड़ने का आदेश दिया। तत्पश्चात राघव सेतन एके की शरण में गया और मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावंत के अनुसार एके ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण पद्मनी को पाने के लिए किया। एके की सेना आक्रमण हेतु 28 जनवरी 1303 को रवाना हुई और जबकि 26 अगस्त 1303 को एके को चित्तौड़ विजय प्राप्त हुई। इस आक्रमण के समय रतन सिंह गोरा बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस आक्रमण में रतन सिंह और गोरा बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। फिर पद्मनी 1600 महिलाओं के साथ 26 अगस्त 1303 को जोहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम शाखा व इतिहास का सबसे बड़ा जोहर कहलाता है। दोस्तों, पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ 26 अगस्त 1303 को जोहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम शाखा था और इतिहास का सबसे बड़ा शाखा था, क्योंकि 1600 महिलाओं के साथ ये जोहर किया था। और फिर ग्रंथ पद्मावंत में युद्ध में रतन सिंह को हद्दे, पद्मनी को बुद्धि एवं एके को माया कहा गया है। चित्तौड़गढ़ विजय का सजीव वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खंजहीन उल फतूह में किया है। एके का दरबारी विद्वान था ये। फिर एके ने इस दुर्ग पर अधिकार कर यहाँ का कार्यभार अपने पुत्र खिज्र खान को सौंप दिया। यहाँ पर अधिकार किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, तो उसके पुत्र को खिज्र खान को ये सौंप दिया यहाँ का अधिकार। एवं इस दुर्ग का परिवर्तित नाम खिजराबाद रखा। उसके पुत्र के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम रखा खिजराबाद। फिर 1303 से 1313 तक इस स्थान पर खिज्र खान ने शासन किया। फिर 1303 से 1313 तक चित्तौड़गढ़ पर खिज्र खान का अधिकार, और उसके बाद में खिज्र खान ने यहाँ का शासन मालदेव सोनगरा मूसाला राजा को सौंपा, जो उन्होंने 1313 से 1323 तक यहाँ पर शासन किया। मालदेव ने यहाँ का शासन जैसा सिंह चौहान को सौंपा। मालदेव ने यहाँ का शासन था वो जैसा सिंह को सौंपा, तो उसने कितना राज किया? तो 1323 से 1326, यानी 3 साल तक। जैसा सिंह चौहान राणा हमीर ने पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार किया। राणा हमीर ने पराजित कर यहाँ पर अधिकार कर लिया और कर्नल जेम्स टॉड ने पद्मनी को वास्तविक पत्नी भीम सिंह को बताया। यानी कि कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि पद्मनी का वास्तविक पति था वो भीम सिंह है, ऐसा बताया है कर्नल जेम्स टॉड ने। अच्छा, फिर इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ युद्ध लक्ष्मण सिंह सिसोदा अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हुआ। ये युद्ध बहुत ही बड़ा युद्ध था दोस्तों, मेवाड़ का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है ये। और इस युद्ध में चित्तौड़ युद्ध में लक्ष्मण सिंह सिसोदा
और इसके 7 पुत्रों के साथ यहाँ पर शहीद हुए थे। 7 पुत्र और ये यहाँ पर शहीद हुए थे। और रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह को माना जाता है। रावल शाखा का जो अंतिम शासक था वो रतन सिंह को माना जाता है। उसमें आगे क्या होता है देखो दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रानी पद्मिनी को केवल ऐतिहासिक पात्र माना है, बाकी किसी भी इतिहासकारों ने इसे ऐतिहासिक पात्र नहीं माना है। केसरिया किसे कहते हैं सबसे पहले दोस्तों, तो शासक द्वारा युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना केसरिया कहलाता है। और जौहर क्या होता है, रानियों द्वारा सतीत्व बचाने हेतु जल या अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्यागना जौहर कहलाता है। और शाखा क्या होता है दोस्तों, कहते शाखा हुआ इतिहास में जो मेवाड़ में प्रथम शाखा, तो शाखा किसको कहते हैं, जौहर प्लस केसरिया दोनों होते हैं तब शाखा कहलाता है। और एक यदि जौहर हो जाता है या फिर केसरिया हो जाता है तो अर्ध शाखा कहलाता है। अर्ध शाखा किसे कहते हैं, यानी केवल केसरिया होना, तो अर्ध शाखा कहलाता है। उसके बाद में दोस्तों राणा हमीर, तो राणा हमीर 1326 से 1366 तक शासन करते हैं। जो सिसोदा राणा सत्ता का संस्थापक और राणा शाखा का संस्थापक राहब था। सिसोदा या राणा सत्ता का संस्थापक है। और उसके बाद में दोस्तों उपाधि इन्होंने विषम घाटी पंचनामी, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, वीर राजा, रसिक प्रिया, ये इन्होंने उपाधियां भी धारण की और जो ये ग्रंथों में लिखी हुई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको कुछ जानकारी मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तों, और इसके नोट्स आप बनाते रहें। कल हम पढ़ेंगे और भी इसमें नेक्स्ट वीडियो, और इतिहास के अंदर रेगुलर आपको सुबह 7 बजे ये वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।